अगर तुम्हें पता चल जाए कि दुनिया कब खत्म होगी तो फिर हमारे हीरो हाफेंग तुम्हें इस कहानी में सब कुछ बता देगा, लेकिन पहले थोड़ा टाइम पीछे जाना होगा क्योंकि अब पूरी दुनिया आइस एज में दाखिल हो चुकी थी और ग्लोबल टेम्परेचर लगातार गिर रहा था। कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हाफेंग घर में बैठा हुआ था, तभी अचानक दरवाजे पार नॉक हुई। ये हुई ना थी जो 3 साल से उसकी क्रश थी और दरवाजा खुलते ही हाफेंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही हुई ना ने उससे जोर से पकड़कर किस करना शुरू कर दिया बार बार, और बोली कि अब जाके उससे एहसास हुआ है कि असली अच्छा इंसान तो हाफेंग है। सिर्फ मुसीबत में ही पता चलता है कि कौन सच्चा है। सिर्फ तुम हो जो मुझे बेशार्त प्यार करते हो। और हुई ना ने जानबूझकर हाफेंग के और करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाफेंग ये सुन के इतना खुश हो गया कि उसका तीसरा पैर कंट्रोल से बाहर होने वाला था। बिल्कुल सोचने लगा कि चलो, मरने से पहले क्रश ने प्यार का जवाब दे दिया तो लाइफ में कोई अफसोस नहीं। पार जिंदगी कभी इतनी आसान होती है क्या? कोई भी अच्छी चीज ऐसे ही नहीं मिलती, कभी नहीं। और जब हाफेंग हुई ना में खोया हुआ था बेखुदी में, तभी पीछे से एक आदमी ने अचानक किसी भारी चीज से उसके सर पे जोर से वार किया, एकदम जोर से, और तुरंत खून बह निकला। हाफेंग वही गिर गया, बिल्कुल वही। सच्चाई ये थी कि शुरू से ही हुई ना ने हाफेंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्टिंग की थी ताकि उसका बॉयफ्रेंड आसानी से हमला कर सके। प्यार व्यार कुछ नहीं था। इस कातिल दुनिया में अब कोई रूल्स नहीं थे। एक इंसान की जान कम भी हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। जैबास कपल को अपने घर में घुसते और सामान लूटते देखा तब हाफेंग को लगा कि हाँ, मुझे मार दिया गया है। और कहते हैं लड़की के चक्कर में मरना बेकार है, पर इस बार पहली बार मरने का एक्सपीरियंस इतना दर्द भरी था कि अगर अगली जिंदगी मिली तो हाफेंग ने कसम खाई कि अब कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागूंगा, कभी नहीं। जिस वक्त वो अंधकार में घुलने ही वाला था, बिल्कुल उसी वक्त अचानक हाफेंग ने कुछ अजीब रोशनी के धब्बे देखे जो उसकी तरफ आ रहे थे और उसने हाथ बढ़ के उन रोशनियों को पकड़ लिया। फिर एक अलग ही तरह की गर्माहट महसूस हुई और अचानक हाफेंग का चेहरा भयंकर तरीके से रिएक्ट करने लगा। वजह पता नहीं थी पर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। और कुछ देर तड़पने के बाद फाइनली हाफेंग अचानक जिंदा हो गया, वापस दुनिया में आ गया एकदम। आधे घंटे बाद तब जाके हाफेंग को यकीन हुआ कि हाँ, वो सच में जिंदा हो गया है, सच में। हम चेक किया तो पता चला कि आज 28 जून है, मतलब अपोकलिप्स से सिर्फ 2 हफ्ते दूर। और लेकिन इस बार रीबर्थ के बाद हाफेंग के चेहरे में कुछ अजीब लक्षण थे। उसका दायां हाथ एक लाल रोशनी से घिरा हुआ था, लगातार थोड़ी गर्मी महसूस होती थी। कोई नुकसान या खास फायदा नहीं था। पहले तो लगा कि हैल्यूसिनेशन है शायद। तभी अचानक हाफेंग ने चींक मारी और उसके हाथ की लाल रोशनी एकदम हरा रंग बन गई, बिल्कुल। और साथ ही वो और बड़ी भी हो गई एकदम। हाफेंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब रोशनी है क्या और आई कहां से। थोड़ी देर बाद वो रोशनी फिर से छोटी होकर उसके हाथ के साइज में आ गई और अचानक हाफेंग को लगा जैसे उसका चेहरा बहुत हल्का हो गया है, बिल्कुल। आखिर ये चीज है क्या यार, समझ ही नहीं आ रहा। हाफेंग के दिमाग में ख्याल आया कि शायद रीबर्थ के बाद उससे भी कोई सुपर पावर मिल गई है, जैसे मेन कैरेक्टर्स को मिलती है, एकदम ओपी वाली। हाफेंग ने टेस्ट करने के लिए नाइफ उठाई और देखा, पर कुछ खास रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं। पावर तो नहीं मिली, बस भूख जोर से लग रही थी एकदम। फ्रिज में देखा तो वो इतना खाली था कि सफेदी चमक रही थी, एक डेन तक नहीं था। अब खाना नहीं मिला तो भूख से बेहोश हो जाऊंगा, बिल्कुल। खैर, टेबल पे सोयाबीन का एक डब्बा पड़ा हुआ था। पेट भरने के लिए नहीं था, पर चलो कुछ तो है, खा लेते हैं। और जिस पाल हाफेंग ने सोयाबीन अपने मुंह में डाला, उसी पाल वो अचानक ब्लास्ट हो गया अंदर से और उसके मुंह से एक पेड़ की शाख निकलने लगी एकदम। हाफेंग ने बाहर निकला तो देखा कि बिल्कुल एक पूरा पेड़ था, जादोन समेत। और जो थकान थी शहर में वो भी अचानक गायब हो गई, बिल्कुल। हाथ पे जो हरी रोशनी थी वो भी अब नहीं रही और हाफेंग ने एक कदम लिया, फिर उड़कर देखा तो अंदर से असली सोयाबीन का पेड़ था, एकदम पूरे। दुनिया में शायद किसी के पास ऐसी अजीब पावर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। पर खैर, ये तो एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी, इसलिए सोचा कि बाद में टाइम मिले तो इसको एक्सप्लोर करूंगा ठीक से। अभी सबसे जरूरी काम ये था कि अपोकलिप्स से पहले जितना हो सके उतना सामान जमा कर लूं। हाफेंग एक भारी बाजार में पहुंचा जहां बहुत भीड़ थी और चलते हुए वो सुबह से अब तक जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था लगातार। कुछ भी नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचते हुए जब वो कंसंट्रेट था तभी हाफेंग ने सुना कि कोई उसका नाम ले रहा है और बोली हुई ना थी, बिल्कुल वही गॉडेस जिसके पीछे हाफेंग 3 साल से भाग रहा था लगातार। जो भी वो चाहती हाफेंग कोशिश करता, चाहे वो उससे सिर्फ स्पेयर टायर समझती हो हमेशा।
पर अब इसी की वजह से हाफेंग को दोबारा जीने का मौका मिला था और ये एहसान वो कभी नहीं भूल सकता था। हाफेंग ने अपनी मुट्ठियां बंद कर हिम्मत रखी। अभी बदला लेने का वक्त नहीं है, पहले सर्वाइवल के लिए सामान जमा करना जरूरी है। बिल्कुल सोचते हुए हाफेंग ने नोटिस नहीं किया कि हुईना बहुत देर से उससे बुला रही थी और उसने एक फ्रेंडली स्माइल दी और बोला कि अचानक क्रश दिखी तो थोड़ा शॉक्ड हो गया था। इसलिए सच में मर्द की बातें कितनी मीठी होती है। एकदम हुईना ने झुककर ऑफर दिया कि साथ में शॉपिंग करें। उसकी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल नजाकत देखकर अगर पहली जिंदगी का हाफेंग होता तो खुशी से मान जाता बिल्कुल, पर अब वो एक्सपीरियंस्ड था और इसमें नहीं फंसने वाला था। बिल्कुल नहीं, हाफेंग ने सीधे मना कर दिया, जिसे हुईना कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड हो गई। साथ जाने का मतलब सिर्फ उसके लिए फ्री में शॉपिंग करना था, कोई फायदा नहीं था। और थोड़ी देर बाद हाफेंग वॉलमार्ट जैसी सिटी की सबसे बड़ी सुपरमार्केट पे पहुंच गया जहां सबसे ज्यादा सामान था। पर जब आइस एज अपोकलिप्स आएगा, पता नहीं कैसे एक रात में पूरा सामान गायब हो जाएगा और आज तक पता नहीं चला किसने किया। इसलिए इन चंद दिनों में हाफेंग को जितना ज्यादा सामान इकट्ठा करना था उतना बेटर था। पर सबसे पहले तो पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि इतने थोड़े पैसे से तो कुछ खास नहीं हो सकता था। बिल्कुल नहीं। तभी फोन पे नोटिफिकेशन आई, बैंक से लोन का ऐड था और हाफेंग का लोन लिमिट बढ़कर 168,800 युआन हो गया था। दिमाग में तुरंत आइडिया आया कि यहाँ लोन की तो कोई कमी नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। और वैसे भी जब अपोकलिप्स आएगा तो किसी को इन लोन्स की परवाह नहीं होगी, तो वापस भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हुईना गुस्से में सड़क पे चल रही थी क्योंकि हाफेंग ने मना कर दिया था उससे। और बस एक गरीब आदमी है, गाड़ी भी नहीं है, मत सोचो मैं इसे अच्छा एटीट्यूड दूंगी कभी। तभी एक गाड़ी पीछे से आई और रुकी हुईना के सामने। बिल्कुल और कोई नहीं, हाफेंग की गाड़ी थी जो उसने अभी कुछ घंटे पहले ही खरीदी थी, ब्रांड न्यू। हुईना को सरप्राइज देखकर हाफेंग ने खुद की तारीफ करते हुए कहा कि 2 साल से उसके पापा विदेश में बिजनेस करके बहुत पैसा कमा रहे थे और उन्होंने अभी कुछ दिया है और वो अभी एयरपोर्ट से उन्हें ड्रॉप करके आया है अभी अभी। हुईना ने ये सुनकर बिल्कुल विश्वास कर लिया और फिर उसने अपना सर झुकाया, कमजोर आवाज में बोली कि अरे आज तुमने पापा को ड्रॉप किया, मुझे पता ही नहीं था और मैं तुम्हें घूमने बुला रही थी बेकार में। तुम इतने कोल्ड द तो मुझे लगा तुम अपनी दोस्त को इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल। हुईना को फिर से अपनी वीक डैमजल एक्ट करते देख हाफेंग खुद को हंसी रोक नहीं पाया और उसने भी एक्टिंग शुरू कर दी। बोला कि मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ जो मेरे दिल में इतनी इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर हुईना हल्के से मुस्कुराई, बहुत स्वीट तरीके से। यूज लगा कि अब ये बड़ी मछली फंसने वाली है। कंटिन्यू करो एक्टिंग। बोली कि सच में मेरे दिल में तुम हमेशा से खास हो। आज अगर हम हुईना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हाफेंग गायब हो गया वहां से। अब हाफेंग गाड़ी के पीछे खड़ा था जहां सामान के कार्टन्स रखे थे और जानबूझकर उन्हें पॉइंट करते ह्यू बिजी दिखने लगा। हुईना ने इतना सामान देखकर हैरानी से पूछा कि ये सब क्या है, तो नेचुरली हाफेंग सच तो बता नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा कि ये बस मेरी हॉबीज का सामान है और साथ में कुछ हुईना के बर्थडे का गिफ्ट भी है, स्पेशल। हुईना की आंखें चमक उठी। यूज लगा कि अब हाफेंग को कंट्रोल करना बहुत इजी होगा, पर यूज क्या पता था कि कौन किसको फूल बना रहा है। जब हुईना चली गई तब हाफेंग ने एक शातिर मुस्कान दी। ये सामान अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए था, सिर्फ इसलिए। पिछली जिंदगी का हिसाब बाद में चुकाना है, जब वक्त आएगा। टैबस बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ूंगा जो उसने मिलकर मुझे मारा था। हाफेंग के दिल में अब अपोकलिप्स का इंतजार था, एक अजीब एक्साइटमेंट के साथ। 15 जुलाई को बर्फ गिरनी शुरू होगी। यही अपोकलिप्स का ट्रेलर है। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाएगा और 1 महीने बाद टेम्परेचर -70 डिग्री तक पहुंचेगा। पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी और बाहर निकलना नामुमकिन होगा। फिलहाल जो राशन है वो काफी लगता है। इसके अलावा हाफेंग को सील्ड कंटेनर्स भी इंस्टॉल करने थे ताकि किसी को पता ना चले कि इतना सारा राशन इकट्ठा कर रहा है। कुछ सेंसिटिव चीजों को हाफेंग को रात में खुद ट्रांसपोर्ट करना था जब आसपास कोई ना हो। अपोकलिप्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगी, इसलिए हाफेंग ने एक जनरेटर भी बना लिया और 1 साल तक चलने वाला फ्यूल भी जमा कर लिया। साथ हाई जैब अपोकलिप्स आएगा तो हीटिंग सिस्टम बैंड हो जाएगा, इसलिए हाफेंग ने अपने घर के लिए इंडिपेंडेंट हीटिंग सिस्टम लगाया और घर के रूम्स को भी रिनोवेट किया और दरवाजों को मजबूत बनाया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हाफेंग ने एक अलग कमरा भी रखा जहां सारा सामान स्टोर होगा। जब सब काम कंप्लीट हो गया, टैब 14 आ चुकी थी, मतलब टेम्परेचर गिरने में सिर्फ 1 दिन बाकी था और अब हाफेंग को सबसे इम्पोर्टेंट काम करना था जो अभी तक बाकी था। हाफेंग ने अपने बेकार घर को देखा और साय किया। आइस अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए सिर्फ सामान काफी नहीं है,
उसने अपने सामने राखी प्लेट को देखा। सोयाबीन को प्लांट में बदलने वाली ये पावर हाई उसकी सर्वाइवल का असली सहारा है। टेबल पे फ्राइड सोयाबीन और दूध रखा हुआ था। हा फेंग ने रिलक्टेंटली एक चम्मच सोयाबीन उठाई जो उसने अपनी पावर से उगाई थी और उसने अपनी पहली वाली स्टूपिड हरकतें याद कीं, पर यह पावर बहुत रैंडमली आती है और अभी तक मैकेनिज्म समझ नहीं आया। हा फेंग कांपते हाथों से चम्मच अपने मुंह के पास लाया। पहले ये कंफर्म करना जरूरी था कि ये एडिबल है या नहीं। कुछ देर बाद प्लेट में सिर्फ आधी सोयाबीन बची थी और दूध भी कम हो गया था। वो चू करते ह्यू सोच रहा था कि हाँ, खाया जा सकता है, मतलब कम से कम ये पावर खाना बना सकती है। हा फेंग ने अपने हाथों से निकलने वाली ब्लू और रेड लाइट को याद किया। अब इसको उसे करना सीखना होगा प्रॉपरली। वो फ्रिज के पास गया। अभी तक सिर्फ सोयाबीन टेस्ट किया है, इसलिए हा फेंग ने फ्रिज का दरवाजा खोला और अंदर भरा सामान देखा। बाकी फूड आइटम्स पे भी टेस्ट करना जरूरी है कि पावर काम करेगी या नहीं। बाहर अभी भी दिन था। सेफ बादल आसमां में टेर रहे थे और वक्त शाम तक पहुंच गया। चिड़िए अपने घोंसलों की तरफ उड़ रही थीं जल्दी जल्दी। सामने अंधेरा ही अंधेरा था। हा फेंग ने मेहनत से आंखें खोलीं। पहले सिर्फ हल्की सी रोशनी दिखी और उसने अपने हाथ में ब्रोकोली की ब्लरी इमेज देखी और सोचा कि ये क्या है, बेहोश हो गया था क्या मैं। आसपास सारा सामान बिखरा हुआ था। हा फेंग ने अपना दर्द करता सर पकड़ा। बहुत ज्यादा दर्द था बिल्कुल। वो शॉक्ड नजर से कंक्लूजन पे आया कि इस पावर का चेहरा और दिमाग दोनों पे बहुत भारी साइड इफेक्ट है। फिर हा फेंग टेबल पे बैठ गया और एक चम्मच फ्राइड सोयाबीन उठाई। दोबारा चू करते हुए वो सोच रहा था कि फाइनली अब इस एबिलिटी के बारे में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हा फेंग ने याद किया कि बेहोश होने से पहले उसने बहुत सारे फूड आइटम्स टेस्ट किए थे और हर एक को टेस्ट किया पर कुछ आइटम्स पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। पर कभी कभी हा फेंग खुशी से अपने हाथ में राइस प्लांट देखता था। कुछ आइटम्स सोयाबीन की तरह सीड से पूरा ग्रोन प्लांट बन जाते थे और कभी वो जमीन पे गिर जाता, क्योंकि कभी कभी हा फेंग शांत होकर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता था। ब्लास्ट होने के बाद वो एक काला सब्सटेंस बन जाता था जो कोल जैसा दिखता था पर बहुत लाइट था। उसने खुद से पूछा कि ये क्या चीज है। उसने टेस्ट करने के लिए मेटल कंटेनर में डाला और देखा कि ये काले सब्सटेंस जल सकते हैं और हा फेंग खुशी के मारे रोने लगा जब उसने वार्मथ फील की। अब हीटिंग एनर्जी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल। उसने कंटिन्यूअसली अपने हाथ हिलाए और फिर कई बार ट्राई किया पर सक्सेस नहीं मिली। हा फेंग सीरियस होकर बैठा, अपने हाथ की ब्लू लाइट पे फोकस किया और दिमाग में खुद से बोला कि कंसंट्रेट करो, ब्रीदिंग कंट्रोल करो ठीक से। फिर वो शॉक्ड होकर अपने हाथ में फ्रेश और बड़ी ब्रोकोली को देखने लगा। हा फेंग ने सर हिलाया और हल्के से साय किया। सक्सेस रेट बहुत रैंडम है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। उसने एक हाथ से थोड़ी पकड़ी, दूसरे हाथ से ब्रोकोली घुमाई और दिमाग में सोच रहा था कि कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, जरूर कोई वर्किंग प्रिंसिपल होगी इसका। कुछ देर बाद हा फेंग ने ब्रोकोली को टेबल पे रखा और फिर से चेयर पे बैठकर मेडिटेशन में चला गया, क्योंकि असली बात तो ये थी कि स्किल को एक्टिवेट करने के लिए उसकी कॉन्शियसनेस जरूरी थी। तो उसने अपने आप को इमेजिन किया एक जंगल में जहां वो नंगे पैर चलता हुआ हरी घास पे अपने फुटस्टेप्स को महसूस करता है और चिड़ियों की मीठी आवाज उसके कानों में गूंजती है, जैसे वो अब नेचर का ही एक हिस्सा बन चुका हो। उसको एहसास हुआ कि उसका बॉडी और स्पिरिट दोनों हाई नेचर के एक इंटेग्रल पार्ट है। धीरे धीरे उसकी बंद आंखें खुलती है और ग्रीन लाइट उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है। हा फेंग खुशी से अपने हाथ को देखता है जो इस ग्रीन ऑरा से ग्लो कर रहा था। बिल्कुल सही था, ये कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। इस वक्त टेबल पे तरह तरह का मीट और फिश नीट तरीके से रखा हुआ था। उसने अपना ग्रीन लाइट वाला हाथ एक मीट पीस पे रखा ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट को टेस्ट कर सके, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो हा फेंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। मीट पे कोई रिएक्शन नहीं था। लगता है ये सिर्फ लंच के लिए काम करता है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मीट पीस को उठाकर फोकस किया, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है। जब हा फेंग ने आंखें खोली तो सब कुछ वैसे ही था। उसने एक लंबी सांस ली, फिर से फेल हो गया। उसने केयरफुली सिचुएशन को एनालाइज किया और सोचा कि जब वो कंसंट्रेट करता है तो दो अलग कलर्स को क्लियरली फील कर सकता है। अभी तक उसने अस रेड लाइट को ट्राई नहीं किया जो स्टार्टिंग में देखा था। हा फेंग ने आंखें बंद की और अपने दिमाग में बोला रेड लाइट। फिर उसने अपनी पूरी कंसंट्रेशन अस मीट पीस पे फोकस की जो उसके हाथ में थी। धीरे धीरे हा फेंग की उंगलियों पे रेड लाइट अपीयर होने लगी और वो पूरे मीट पीस पे फैल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, रेड लाइट आ गई। लेकिन अभी वो खुश भी नहीं हुआ था कि मीट पीस कुछ ऐसे गास्टली हो गया कि देखा भी नहीं जा सकता था। उसने झटके से उसे फेंका और चिल्लाया, यक, बहुत डिस्गस्टिंग है।
फिर हाफोंग ने अपनी उंगली अस मीट पीस में घुसाई और यूज उठा के ऑब्जर्व किया और कंक्लूड किया कि मीट रेड लाइट से रिएक्ट करता है, लेकिन ये एक तरह का हीटिंग प्रोसेस लगता है। हाफोंग की आंखें थोड़ी सी नैरो हुई और उसने गेस किया कि रेड लाइट का काम हीटिंग है। फिर उसने अपने हाथ को देखा जो अभी भी ग्रीन लाइट एमिट कर रहा था और सोचा, नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल हीटिंग हो। हाफोंग ने मीट पीस को हाथ में लेकर इवैल्यूएट किया। ये ज्यादा मटेरियल डिकम्पोजिशन प्रोसेस जैसे लग रहा है। एक हाइपोथेसिस सोचकर उसकी प्यूपिल्स शॉक से सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं। हाफोंग ने डिसीजन लिया और नीचे झुककर एक मुट्ठी सोयाबीन्स उठाई। एक हाथ में सोयाबीन्स, दूसरे में मीट पीस। उसने दिमाग में सोचा, अगर ग्रीन लाइट मटेरियल एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है तो रेड लाइट डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करती होगी। एक आवाज आई जब दोनों हाथों की चीजीन टच हुई। अगर दोनों लाइट्स को कंबाइन किया जाए तो हाफोंग चिल्लाया, शौक से भरी आवाज में, अपनी आंखों के सामने के सीन को देखते हुए। मीट पीस उसके हाथ में कई गुना बड़ा हो गया था। वो इतना शॉक्ड था कि हेकलाट ह्यू बोला, मीट बड़ा हो गया। हाफोंग ने अपने खाली हाथ को देखा और बोला, सोयाबीन्स भी गायब हो गए, कहीं ये मीट के साथ मर्ज तो नहीं हो गए। उसने मीट को टच किया और स्मेल किया। क्वालिटी एकदम फ्रेश थी, टेक्सचर और स्मेल बिल्कुल रियल मीट जैसी। हाफोंग बहुत एक्साइटेड होकर डिसाइड करता है, एक बार और ट्राई करना चाहिए, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती। वो घुटनों के बाल बैठकर जमीन पे हाथ मारता है क्योंकि चारों तरफ सब कुछ जलकर ब्लैक और शेपलेस हो गया था। हाफोंग दर्द से चिल्लाता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सब फेल हो रहा है। कुछ देर बाद वो अपने आप को संभलता है और उठ के सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है, इसको बाद में रिसर्च करूंगा। हाफोंग ने लिस्ट बनाई, राइस प्लांट, ब्रोकोली और मीट पीस। कोई बात नहीं, आज का दिन सक्सेसफुल रहा। वो एक कनिंग स्माइल देता है और सोचता है कि अगर वो इस पावर को प्रॉपर्ली रिसर्च कर ले तो वो अपोकलिप्स में सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। हाफोंग इमेजिन करता है खुद को रेड रोब पहनकर पर्वत की चोटी पे खड़े होके, और फिर अचानक उसको एक बात याद आती है, रुक जाओ, सिर्फ फूड से काम नहीं चलेगा, कुछ सेल्फ डिफेंस वेपन भी चाहिए। हाफोंग जल्दी से फूड आइटम्स को कार्डबोर्ड बॉक्स में डालता है और क्लीन अप करके सोचता है कि बाहर जाना होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होने से पहले वेपन लेना जरूरी है। वो अपना सर उठाकर विंडो के बाहर देखता है और स्नोफ्लेक्स को गिरते हुए देखकर रियलाइज करता है, आ गया। नाजुक स्नोफ्लेक्स पूरे शहर में गिर रहे हैं। फाइनली वो वक्त आ गया। इस वक्त हाफोंग रोड पे चल रहा था और सोचता है कि एक हफ्ते में टेम्परेचर -45 डिग्री तक गिर जाएगा। जितना जल्दी हो सके गुन लेनी होगी, लेकिन गुन खरीदना इलीगल है। अगर गन खरीदने का कोई चैनल नहीं है तो क्या करे। अचानक एक आवाज आई जो उसका ध्यान खींचती है। वो आदमी जोर से बोल रहा था कि मैं जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ उसमें मिलियंस इन्वेस्ट हुए है। ये तो ली टीजेड्यू नगिया था। वो एक आदमी के सामने शो ऑफ कर रहा था। क्या तुम्हें वेस्ट फ्रंटियर लुक दैट ग्रुप के बॉस अंकल वैंग पता है? वो मियर बेड भाई है। हाफोंग सोचता है कि शायद उसने इस आदमी को कहीं देखा है। टीजेड्यू नगिया के गले में भरी गोल्ड चेन थी जो चमक रही थी। टिपिकल शो ऑफ स्टाइल में उसने सिगरेट निकाली और पूछा, एक फूंक लोगे? ये भी मियर बेड भाई ने दी है। टीजेड्यू नगिया की हील जमीन पे टप कर रही थी जो इरिटेटिंग साउंड क्रिएट कर रही थी। उसने सिगरेट मुंह में डाली और आईब्रो रेज करके पूछा, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? एक ट्राई करो, क्या मेरी इज्जत नहीं डोज? टीजेड्यू नगिया को बिल्कुल पता नहीं था कि सोसाइटी में लोग उसको शो ऑफ किंग कहते थे। हाफोंग को जो पता था उसके अकॉर्डिंग ली टीजेड्यू नगिया, जिसे लॉग ब्रदर ली बुलाते थे, सेम सोसाइटी में रहता था और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करता था। इस एरिया में काफी फेमस था। एक आदमी ने अपना सिगरेट पैक उसके सामने किया और बोला, लो ब्रदर ली, एक ले लो। टीजेड्यू नगिया ने हाथ हिलाया और मना किया, नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स फूकता हूँ, बाकी से रोड खराब होती है। वो आदमी क्यूरियस होकर पूछता है, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? उसने एक लंबी सांस ली और रिप्लाई किया, मैंने एक भाई का काम कंप्लीट किया तो वो मुझे स्पा में ले जा रहा है एज अ थैंक यू। टीजेड्यू नगिया वो आदमी था जिसका कोई प्रॉपर काम नहीं था, लेकिन वो हमेशा बिजी दिखता था। रोड पे चलते हुए वो डेलिबरेटली लाउड वॉइस में फोन पे बात करता था ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान दे। भाई जो डील तुमने मांगी वो हो गई? हाँ वही 20 मिलियन वाली। क्या एक और 10 मिलियन की डील चाहिए हेल्प में? अचानक एक आवाज आई जिसे टीजेड्यू नगिया चौंक गया, ब्रदर ली, बहुत दिन बाद मिल रहे हो। हाफोंग ने हाथ हिलाया और एक स्माइल दी जो उसको फ्रेंडली लगती थी। उसने अनफेमिलियर फेस देखकर कंफ्यूजन में पूछा, वेट, क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? वो हेस्ट हुए बोला, मैं हूँ एक्साए ओहा।
पहले हमने ग्रीट किया था एक दूसरे को, ब्रदरली भूल तो नहीं गए। टीजेड्यू नगिया को याद नहीं आ रहा था लेकिन उसने एक्ट किया। ओहेक्साए ओहा, रिसेंटली कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत बिजी था, मेमोरी काफी वीक हो गई है, बुरा मत मानना। क्या बात है कोई? हाफोंग ने जवाब नहीं दिया बल्कि लेफ्ट राइट देखने लगा जैसे बहुत केयरफुल हो। फिर वो टीजेड्यू नगिया के पास आया और विस्पर किया। एक्चुअली बात यह है कि वो भी ध्यान से सुनने लगा। जैसे ही उसने इस आइटम का नाम सुना, टीजेड्यू नगिया जोर से चिल्लाया, क्या क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें इस चीज की जरूरत क्यों है? हाफोंग का चेहरा पेल पैट गया, शायद नर्वस होने की वजह से। उसने अपना ट्रेंडी बैग उसकी तरफ पॉइंट किया और सीरियस टोन में बोला, भाई क्लियरली बता देता हूँ, इलीगल काम मैं नहीं करता, चाहे मेरे कितने भी कनेक्शंस हो, लेकिन मैं तो नहीं तोड़ सकता। हाफोंग ने हाथ उठा के बैग को रोका। भाई भाई शांत हो जाओ, आपने गलत समझा। उसने नजर हटाई और गाल खुजते हुए एक्सप्लेन किया, एक्चुअली थोड़ी पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। हाफोंग ने पूरी कहानी सुनाई कि उस दिन साइकिल पे काम पे जा रहा था तो एक अंकल से एनकाउंटर हुआ जो रोड पे थूकता रहता था। वो पीछे जा रहा था तो गलती से वो थूक उसके चेहरे पे आ गया। ज्यादा बुरी बात ये थी कि जब उसने अंकल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक और बार थूक दिया उसके चेहरे पे। गुस्से में हाफोंग ने वायलेंस यूज किया और यूज मार दिया। सब लोग हंस रहे थे इस अंकल को इतनी बुरी तरह पिटा देखकर। जाते वक्त अंकल ने कहा कि वो रिवेंज लेगा। हाफोंग को एक्सपेक्ट नहीं था कि अगले दिन वो लोग लेकर क्रॉस रोड्स पे आके यूज मार दिया और बोला कि जब भी मिलेगा मरेगा। उसके कपड़े फा गए थे और बॉडी पे इंजरीज थी। हाफोंग सोचता है कि क्या वो ऐसे हाई सफर करता रहेगा, इसलिए सेल्फ डिफेंस वेपन चाहिए। उसने स्टोरी एंड की। बात यह है, टीजेड्यू नगिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डिस्गस्टिंग, यक, ऐसे कैसे कोई रैंडमली थूक सकता है? बिल्कुल इलमैनर्ड इंसान। हाफोंग के चेहरे पे ऑकवर्डनेस थी क्योंकि फोकस तो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया था। अचानक एक हाथ उसके शोल्डर पे आया और आवाज आई, क्या हुआ भाई? टीजेड्यू नगिया ने हाफोंग के शोल्डर पे हाथ रखा और बोला, ये काम ब्रदरली संभल लेगा, मैं अभी अपने कॉन्टैक्ट्स से बात करता हूँ, चलो चलते हैं। वो फोर्स्ड स्माइल देता है, थैंक यू ब्रदरली। वो स्क्रैच करता है और बोलता है, चलो बस में चलते हैं, वरना मेरी पैनामेरा सर्विस में नहीं होती तो मैं तुम्हें ले जता। हाफोंग ने अपनी कार की प्रेस की, हेडलाइट्स ब्लिंक हुई और उसने सजेस्ट किया, भाई मियर कार में चलते हैं, स्नो तो बहुत हेविली गिर रहा है। रास्ते में टीजेड्यू नगिया कार में बैठ के क्यूरियस होकर पूछता है, ये कार तुम्हारी है? दिखती अच्छी है, कितने की है? हाफोंग ड्राइविंग करते हुए रिप्लाई करता है, अराउंड 700,000। वो नोट करता है और कमेंट करता है, बुरी नहीं है, काफी सस्ती है। टीजेड्यू नगिया अपना फोन निकल के सेल्फी लेता है और हाफोंग से बोलता है, आगे के क्रॉसिंग से लेफ्ट लो। फिर हैंडसम बॉयज अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट होती है कैप्शन के साथ, ये नई वियट गिया में बैठना थोड़ा स्टिफ लग रहा है। फुटपाथ पे कुछ लोग एक बॉनफायर के पास बैठे गॉसिप कर रहे थे, ये कैसा गोस्ट वेदर है, बहुत वियर्ड है, समर से सडनली विंटर जैसे हो गया। तभी एक कार रोड पे रुकी, एक आदमी ने देखा और बोला, कोई आ है। जैब टीजेड्यू नगिया कार से बाहर निकला तो वो पास आके बोले, ऑफ तो लावली है, तुम यहाँ कैसे? उसने सांस लेते हुए बोला, मेन लियो बॉस से मिलने आया हूँ, लो सिगरेट पियो। प्रीमियम वाली येलो जैकेट वाला आदमी क्यूरियोसिटी से रोक नहीं सका, ओह माय गॉड, ये वेट गया है क्या? तुमने खरीदी? कितने की है? टीजेड्यू नगिया कैजुअली बोलता है, ज्यादा नहीं, अराउंड 700,000 हाई। हाफोंग ये सुनकर मन ही मन हेस्ट हुए सोचता है कि कार ओनर के सामने खुद की बता रहा है। और फिर दोनों को लियो बॉस के रूम में ले जाया गया। रूम में एक आदमी था जिसके चेहरे पे स्कार्स दी और बॉडी पे टैटूज दा। उसका नाम लियो बॉस था। वो बोला, ली बड़ा मुंह, इतनी रात को मेरे पास क्यों आया है? टीजेड्यू नगिया ने सिगरेट पैक उसकी तरफ ऑफर किया। लियो बॉस प्रीमियम है। लियो बॉस ने उसकी बात बीच में काटी, जल्दी बोल, क्या चाहिए? बिजी हूँ। टीजेड्यू नगिया ने हाफोंग की तरफ पॉइंट करके बोला, मेरा ये छोटा भाई कुछ सामान लेना चाहता है, यूज गन चाहिए। वो स्लो वॉइस में रिपीट करता है, गन। ये टोन सुनकर उसका चेहरा पेल पैट गया। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिगरेट फूकी और स्मोक एक्सहेल किया। फिर लियो बॉस ने लिप्स पर्स करके कोल्ड स्माइल दी, मेरे पास सिर्फ गुन लेने आया है, मैं तो सोच रहा था कोई बड़ी बात होगी। वो टर्न करके बोलता है, कियान टीजेड्यू। कियान टीजेड्यू ने अपने जैकेट के अंदर हाथ डाला और बोला, जी। एक गन टेबल पे फेंकी गई और नंबर बोला गया, 6000। सेटिस्फाइड नहीं फील करते हुए हाफोंग जेस्चर करता है, लियो बॉस, जो मैं चाहता हूँ वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। उसने थंब और इंडेक्स फिंगर से सर्कल बन के अपनी आंखों के सामने रखा, वैसे स्कोप वाला टाइप। लियो बॉस का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। वो गुस्से से ऑलमोस्ट चिल्लाया, छोकरे,
सुनकर हाफोंग चुप हो गया, उसके होंठ टाइट सील हो गए और कोई आवाज नहीं निकली। लियो बॉस ने टेबल थपथापते हुए गुस्से से चिल्लाया, तो क्या बच्चे ने स्नाइपर राइफल मांगी है क्या? क्या करने वाला है तू? चाहिए क्या तुझे? इतनी छोटी पसंद नहीं है क्या? पास खड़े टीजेड्यू नगिया ने हेस्ट यू एक्सप्लेन किया। लियो बॉस इसका रीजन है, ये बात 5 साल पहले से शुरू होती है, जब इसकी वाइफ बाहर स्नो और भी ज्यादा गिरने लगा और हवा भी तेज होने लगी। टीजेड्यू नगिया की बीच की डिटेल्स छोड़कर सुनाई गई एडिटेड स्टोरी सुनने के बाद वो टेबल थपथापते हुए खड़ा हुआ और गालियां दीन लगा। डैम इट, यक, डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग। क्या तीनों बच्चे भी उसके नहीं थे? यक मैककॉय। लेकिन हाफोंग सिर्फ हंसी रोक सकते हुए सोचता है कि ब्रदर ली की बनाई हुई कहानी तो बिल्कुल एब्सर्ड है। लियो बॉस ने हाफोंग के साथ एटीट्यूड चेंज किया। सिर्फ स्नाइपर राइफल हाई चाहिए ना, ये काम ब्रदर लियो कर देगा, बस कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। वो ग्रेटफुल होकर नॉट करता है। तो थैंक यू लियो डेज। वो अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करता है, कियांग टीजेड्यू देख सेमी ऑटोमेटिक बन सकता है क्या और बुलेट्स भी ज्यादा डालना? कियांग टीजेड्यू नोटबुक में रिक्वायरमेंट्स लिखते हुए बोलता है। जी। पास खड़े टीजेड्यू नगिया प्राउड टोन में बोलता है, देखा भाई, मैंने क्या कहा था, कुछ मिनट में हो गया ना? लियो बॉस हैंडगन उठा के बोलता है, ले ले आईसी। हाफोंग थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलता है, ये वो यूज रिफ्यूज करने का चांस नहीं देता और सीरियस वॉइस में बोलता है, ले ले, गिफ्ट है। ये टोन सुनकर हाफोंग कुछ पाल के लिए चुप हो जाता है, जैसे कुछ सोच रहा हो। जब लियो बॉस फोन यूज कर रहा होता है तब वो बोलता है, लियो डेज। हाफोंग थोड़ी इंफॉर्मेशन रिलीज करता है। मेरा एक कोलीग गवर्नमेंट में काम करता है, उसने कुछ न्यूज लीक की है और हाल ही में मौसम के चलते अगले कुछ दिनों में सप्लाई की खरीदारी मुश्किल होगी, इसलिए बेहतर होगा कि भाई लोग पहले से कुछ स्टॉक कर लें। उसकी नजर थोड़ी सी तंग हुई, जैसे वो उसकी बात पर गौर कर रहा हो और हाफेंग ने भी लियो जोंग को बिल्कुल सीरियस आंखों से देखा, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। कुछ देर बाद उसने हल्के से सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ समझ गया। अपना मकसद पूरा करके दोनों वहां से निकलने लगे। जेडाई ने हाथ हिलाया और कहा, तो हम चलते हैं लियो जोंग। और वो नफरत भरी आवाज में बोला, जल्दी निकलो यहाँ से, तुम्हें देखकर ही मेरा दिमाग खराब होता है। चलते चलते जेडाई ने पूछा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, कैसा लगा? अगर तुम्हारा ये भाई खुश मूड में हुआ ना तो तुम्हें कैनन भी दे सकता हूँ। और हाफेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया भाई एलवाई, मैं आपके लिए थोड़ी सिगरेट्स ले आऊंगा बाद में। उसने लंबी सांस ली और सोचा, अब तो सारा सामान और वेपन्स तैयार हो गए हैं, कम से कम अपोकलिप्स से पहले का टाइम चेंज से गुजर सकता हूँ और अब अगले स्टेप में अपनी पावर्स पर ध्यान देना है। अगर खाने का मसला परमानेंटली सॉल्व हो गया तो अपोकलिप्स में सर्वाइवल रेट और भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अचानक हाफेंग का पाँव फिसल गया, बिल्कुल एक झटके में वो बैलेंस खोकर सीधा मुंह के बाल गिर गया, एक जूता भी दूर उड़ गया और हाफेंग चिल्लाया, शिट यार। जेडाई ने घबराहट से पूछा, भाई तू ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? और पूरे जिस्म में दर्द महसूस करते हुए हाफेंग अपना पाँव पकड़ के करह उठा, आह मेरा पाँव। उसने दर्द की लहरों को महसूस करते हुए कहा, लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। क्योंकि हाफेंग ने दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी कार की चाबी जेडाई को दी और बोला, भाई मेहरबानी करके मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। उसने सर खुजते हुए घबराहट में कहा, हाँ मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अरे नहीं मतलब मेरे पास है पर साथ में नहीं, बिना लाइसेंस के तो गाड़ी नहीं चला सकता ना। और आखिर में जेडाई ने एक हाथ से हाफेंग को सहारा दिया, दूसरे हाथ में जूता पकड़ा, चलते हुए हाफते हुए बोला, बस एक रास्ता है, मैं तुम्हें सहारा देकर ले जाता हूँ, मुझे मजबूती से पकड़ लो। हाफेंग ने धीरे से कहा, टैक्सी ले ले भाई, मेरे पास पैसे है इसलिए। आखिर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया जहां से ये ऑफिस था। एक औरत ने अपनी कोलीग से अलविदा कहा, मैं पहले चलती हूँ जीरैन, नाइट शिफ्ट में संभाल लेना, अपना ख्याल रखना। और उसने बाहर देखा और कहा सिर्फ में बोली, बर्फबारी और भी तेज हो गई है, बिल्कुल डेंजरस लेवल तक। अचानक टेबल पर रखा फोन जोर से बजने लगा, एकदम अर्जेंट रिंगटोन में। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, हेड नर्स मेहरबानी करके लॉबी में आ जाइए, लोग कम पैड रहे हैं। और जीरैन तुरंत खादी हो गई और बोली, हाँ अभी आई मैं। चेकअप के बाद हाफेंग उदास सा बैठ गया। डॉक्टर ने एक्सरे देखते हुए कहा, तुम्हारी हड्डी टूट गई है तो इसे फिक्स करना पड़ेगा। मेन फिक्स कर देता हूँ, फिर 1 घंटे हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करना पड़ेगा और मेडिसिन ले लेना। और वो बिल्कुल निराश हो गया और सोचा, सच में मेरी हड्डी टूट गई, वो भी ऐसे वक्त पे। जब वो कॉरिडोर में चेयर पार बैठा अपने हाथ में एक्सरे देखते ह्यू गम सम था, तभी किसी ने आवाज दी, अरे भाई साहब वो जो। जेडाई ने जल्दी में हाफेंग से कहा, मैं पहले चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है।
कुछ हो तो कॉल कर लेना। और हाँ फेंग सिर्फ मुस्कुराकर बोल सका, ठीक है भाई, आराम से जाना। उससे जाते देखकर हाफेंग अकेला रह गया और लंबी सांस ली, बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हुए। हाफेंग ने हॉस्पिटल की भीड़ और वहां काम करने वालों की जल्दी देखी, सब कितने व्यस्त थे। अचानक टेम्परेचर ड्रॉप और स्नोस्टॉर्म की वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ गए थे। इमरजेंसी रूम के बाहर एक्स्ट्रा बेड्स भी लगा दी गई थी क्योंकि उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब पता नहीं कितनी देर मेडिसिन लेने में लग जाएगी, काफी वेट करना पड़ेगा शायद। तभी एक लड़की की सिलुएट जल्दी जल्दी चलती हुई उसकी तरफ आई और उसने हाफेंग का ध्यान खुद पर खींच लिया, बिल्कुल मैग्नेटिक प्रेजेंस थी उसकी। जी रैन एक बेड के पास गई जहां पेशेंट था। पास खड़े नर्स ने रिपोर्ट की, हेड नर्स किम, बेड नंबर 5 का वाउंड ड्रेस हो गया है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। उसने ग्लव्स पहने, सर हिलाया और कहा, ठीक है। चेकअप के बाद उसने तालीमत दी, स्टेबल हो गया है, 10 मिनट बाद ग्लूकोज इंजेक्शन लगाना इसे। और फिर जी रैन दूसरे बेड की तरफ गई, मशीन्स की रीडिंग्स चेक करके नर्स को बोली, अगर 80 से नीचे गया तो इसे एड्रेनालाइन इंजेक्शन लगाना समझी। हाफेंग ने देखा और इम्प्रेस्ड होकर सोचा, कमल है यार, इतनी यंग है और ऑलरेडी हेड नर्स बन गई, टैलेंट तो है बिल्कुल। जी रैन को एक छोटे से इंजर्ड बच्चे के साथ मस्ती करते देखकर सोचा, स्किल्स तो परफेक्ट है, पेशेंट्स के साथ एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है उसका। फिर उसने उसकी स्माइल और जेंटल नेचर को देखा और मन ही मन कहा, और कितनी खूबसूरत भी है वो, एकदम प्यारी। अचानक उसकी नजर उसके नीचे के एरिया पार पड़ी तो उसका चेहरा गर्म हो गया और सोचा, बहुत खूबसूरत है। पर हाफेंग का दिमाग घूमने लगा और उसने सोचा, बस थोड़ा एक्सपोज्ड है शायद, ज्यादा ही। अचानक उसके बगल में बैठा आदमी हाथ उठाकर बोला, अरे मिस, हेड नर्स मैडम, जरा इधर। जी रैन ने पैल था और तुरंत बोली, हाँ जी, आ रही हूँ अभी। उसने झुककर सॉफ्टली कहा, सॉरी अंकल, अभी कम लोग हैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा वेट कर सकते हैं आप। और वो अपनी कमर पकड़कर चिल्लाया, आह, मेरी कमर फिर से दर्द कर रही है बिल्कुल। एक हाथ में उसने फोन पकड़ा हुआ था जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी और वो उससे जी रैन की स्कर्ट के नीचे घुमा रहा था और मुंह से बोला, पहले से ज्यादा दर्द हो रहा है, आप जरा चेक कर सकती हैं क्या, की रीजन क्या है इसका। वो बिल्कुल बेफिक्र थी और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी अंकल, पहले एक्सरे करना पड़ेगा तभी रीजन पता चलेगा ना प्रॉपरली। वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगा, अरे प्लीज जरा देख ही लो ना, मैं आपको दिखता हूँ जहाँ दर्द है बिल्कुल। उन्हें दोनों हाथों से जी रैन की कमर पकड़ ली और इशारा किया, यहाँ बिल्कुल यही जगह पर। और वो डर के मारे आंसू निकल आए उसके और हकलते हुए बोली, सॉरी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप डॉक्टर को वेट कीजिए, वो आपको देख लेंगे अंकल। उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि एक शरारत भरी स्माइल दी, बिल्कुल गंदी इंटेंशंस वाली। उसके दोनों हाथ जी रैन के नीचे की तरफ बढ़ने लगे और बोला, सॉरी, लगता है थोड़ा और नीचे है दर्द क्योंकि। तभी एकदम से हवा काटने की आवाज आई, बिल्कुल तेज। वो आदमी गिर गया और पूरे जिस्म से कांपने लगा। उसके पैरों के पास एक नैन पड़ी थी, फोन भी हाथ से गिर गया और जी रैन ने घबराकर पूछा, अरे अंकल ठीक है आप, कुछ हुआ क्या? हाफेंग लटकते हुए आगे बढ़ा और शर्माकर बोला, सॉरी, पहली बार नैन यूज की तो कंट्रोल नहीं हो पाया बिल्कुल। वो झुका और फोन उठाने लगा और बेवकूफी से पूछा, अंकल आपका फोन तो नहीं टूटा ना गिरकर? क्योंकि वो डर से चिल्लाया, मियर फोन को हाथ मत लगाओ, बिल्कुल दूर रहो। जब हाफेंग ने फोन में देखा तो वो और जोर से चिल्लाया, ओए नालायक, मेरा फोन वापस कर मुझे अभी। हाफेंग ने उससे समझाया, तुम्हें सच बताता हूँ अंकल, जो सोचा था वो ही हुआ। और उसने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए धीरे से कहा, अंकल आपकी बहुत हिम्मत है, हॉस्पिटल की नर्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हो और हाथ भी लगा रहे हो। अगर सिक्योरिटी पकड़कर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो यहाँ से भाग जाओ अभी। वो चुप रहा, पूरे जिस्म से गुस्से से कांपने लगा क्योंकि उसने सीधे शब्द में कहा, ऑब्वियसली फोन वापस नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर अगली बार दिखे तो तुम्हें हॉट सर्च पर वायरल कर दूंगा, याद रखना। वो खामोश रहा, गुस्से से कांप रहा था बिल्कुल, और फिर भागता हुआ गालियां देता गया, डैम इट। और जी रैन को समझ नहीं आया तो उसने पीछे से आवाज दी, रुकिए अंकल प्लीज। वो कंफ्यूज्ड थी और बोली, कमर में दर्द था ना अंकल को, इतनी तेज कैसे भाग रहे हैं? और हाफेंग ने बेचारी की सिंप्लिसिटी देखकर सोचा, ये सच में इतनी इनोसेंट है, विश्वास नहीं होता कि आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में। उसने फोन स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बोला, अभी वो परवर्ट अंकल आपकी स्कर्ट के नीचे सीक्रेटली वीडियो बना रहा था। और जी रैन ने सुना तो शॉक में मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, क्या सच में? मैंने नोटिस ही नहीं किया ये तो बिल्कुल। हाफेंग ने फोन वापस देते हुए कहा, लो ये डिलीट करो या पुलिस को दो, तुम्हारी मर्जी, और आगे से ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना वरना फायदा उठा लेते हैं ये लोग।
उसने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और फिर पूछा, थैंक यू सो मच। मैं पहले से ही पूछना चाहती थी, आपके पैर को क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही बात आई तो दर्द की वेव आई और हाँ फेंग की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई। आह दर्द 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 दर्द। कुछ देर बाद एक पाँव जी रैन के दोनों पैरों के बीच रखा था। उसने एक रिबन जैसा बो बांध कर बैंडेज का काम खत्म किया और जी रैन ने सर उठाया और हाफेंग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हे हो गया, ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना। और वो चेयर पार बैठा सर हाईलाइट यू बोला, थैंक यू, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उसने मुट्ठी बनाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे थैंक यू कहना चाहिए, आपकी वजह से आज वो गंदे लोग कामयाब नहीं हुए। और हाफेंग थोड़ा शर्मा कर बोला, तो आगे से ध्यान रखना प्लीज। उसकी नजर फिर नीचे गिरी और वो दिल में सोचा, इसको तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। पीछे से एक नर्स ने आवाज दी, हेड नर्स जरा इधर आइए प्लीज। और जी रैन ने मुड़कर कहा, हाँ आ रही हूँ अभी। वो खाती हुई और हाफेंग को याद दिलाया, एक हफ्ते बाद आना ड्रेसिंग चेंज करने के लिए, ठीक है। और उसने सर हिलाते हुए हाथ हिलाया। हाफेंग खोया हुआ सोचा, एक हफ्ते बाद? तब तक तो शायद। उसने नैन पकड़ी और धीरे से खड़ा हुआ, बिल्कुल सपोर्ट लेते हुए। हाफेंग अकेला नैन के सहारे बाहर की तरफ चला और दिल में सोचा, शायद उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि वक्त गुजरा और अगली सुबह आई। बाहर की हवा और बर्फबारी और भी तेज हो गई थी, इसलिए स्क्रीन पार एक अनाउंसमेंट की आवाज गरज उठी, ब्रेकिंग न्यूज, पूरे चाइना में अगले 24 घंटों में बहुत भारी स्नोस्टॉर्म और एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है, सबको तैयार रहना चाहिए। स्क्रीन पार दूसरे कंट्रीज की इमेजेस थी और न्यूज एंकर ने कहा, हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है। चाइना और 46 दूसरे कंट्रीज के एक्सपर्ट्स यूएन में अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इसका रीजन जानने के लिए। और कमरे में हीटर फुल स्पीड पार चल रहा था, टीवी से आवाज आ रही थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मौसम ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। पार प्लीज नेचुरल डिजास्टर वार्निंग्स और लोकल पुलिस और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करें। फेंग आराम से बैठा न्यूज सुन रहा था और एंकर ने कहा, सबको गुजारिश है कि पैनिक ना करें, रूमर्स पार यकीन ना करें और उन्हें स्प्रेड ना करें, सप्लाईज के लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, ये डिजास्टर जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसने अपने हाथ में वाइन ग्लास हिलाते हुए लंबी सांस ली और सोचा, गवर्नमेंट हमेशा सच छुपाती है, फेक न्यूज से लोगों को शांत रखा जाता है। अगर मुझे पहले वाली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं भी ये सब मान लेता। बिल्कुल वो अपनी प्रेपरेशंस से सेटिस्फाइड था और सोचा, खैर मैंने पूरी तैयारी कर ली है, सारा सामान स्टॉक कर लिया, रूम मजबूत कर लिया, हीटिंग इक्विपमेंट भी रेडी है, इसलिए। हाफेंग सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वाइन पीने वाला था और बोला, सब कुछ तैयार है, अब इस बारे में टेम्पररीली सोचना नहीं पड़ेगा। तभी अचानक एक मैसेज की आवाज आई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। स्क्रीन पार हैप्पी कम्युनिटी ग्रुप से मैसेजेस आ रहे थे कंटिन्यूअसली। क्या सबने न्यूज देखी? इजिप्ट में बर्फ गिरी है यार, काफी स्कैरी है ये, पहली बार जून में स्नोफॉल देखा मैंने, बहुत ठंड है यार, बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, स्नो इतनी डीप है, बिल्कुल क्रेजी लेवल तक। शिट भाई, स्नो मेयर नीज तक आ गई है अब तो। अभी नोटिस मिला, स्नोफॉल बहुत ज्यादा है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम करो सब। स्नो दिन बीए दिन बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, लगता है -15 डिग्रीज तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर अब तो। और हाफेंग ने मैसेजेस देखे और सोचा, अरे वाह, बिल्डिंग के लोग डिस्कशन शुरू कर दिए। बिल्कुल उसने नीचे के मैसेजेस स्क्रॉल किए और पढ़ा, स्नो और भी बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, लगता है -15 तक पहुंच जाएगा अब। सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज, ये नॉर्मल वेदर नहीं है, बल्कि अर्थ के अंदर से हो रहा है ये सब, याद रखना। ये कोई नॉर्मल स्नोस्टॉर्म डिजास्टर नहीं है, क्योंकि बल्कि ये आइस एज है जो अब शुरू होने वाला है। बिल्कुल। और हाफेंग ने ये मैसेज देखा जो सबर्बन रेजिडेंट नाम के अकाउंट से था और सोचा, आइस एज, ये बंदा कौन है जो। हाफेंग ने यूजर नेम देखा और थक कर अपना सर सहलाया और बोला, ये सबर्बन रेजिडेंट नाम का बंदा, इसे ध्यान से देखना पड़ेगा अब तो, क्योंकि मैसेजेस की बारिश आ गई कंप्लेंट्स से भरी हुई। बिल्डिंग एडमिन, क्या तुम कम्युनिटी की स्नो साफ कर सकते हो थोड़ी, गाड़ियां ही नहीं निकल पा रही है अब तो। एडमिन, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, और मैं जल्दी से सुपरमार्केट जाना चाहता हूँ कुछ खाना लेने, मेंटेनेंस फी तो दिया है ना प्रॉपरली। एडमिन जी जल्दी करो प्लीज, बिल्डिंग के सामने की रोड भी साफ करो वरना सुपरमार्केट की चीजें खत्म हो जाएंगी सब। इतनी स्नो में भी तुम लोग गाड़ी चलाना चाहते हो क्या? बिल्डिंग से बाहर निकले भी तो कहीं नहीं जा पाओगे। बिल्कुल, तो फिर क्या करें हम लोग, अब -20 डिग्रीज है ऑलरेडी, क्या हम पैदल जाएं क्या बाहर? हाँ बिल्कुल सही बात है, कौन जानता है ये स्नोफॉल कितनी देर चलेगा। सुनने में आया है सब लोग सप्लाईज स्टॉक कर रहे हैं,
अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉबी में इकट्ठे थे। बिल्कुल भीड़ लग गई थी। एक रेड जैकेट पहने हुआ बंदा सबसे आगे था और चिल्लाया, एडमिन कहाँ है? बाहर आओ अभी, हमें एक जवाब दो प्लीज यार। एडमिन ने सुना तो गुस्सा आ गया, लेकिन स्टाफ घबरा गए और बोले, रियली सॉरी सर, स्नो बहुत ज्यादा है एक्चुअली, हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है अभी तो इसलिए। वो लोग ये सुनकर और भी गुस्सा हो गए और बोले, तो फिर एडमिन को रखते क्यों हो तुम लोग? इतना बेसिक काम भी नहीं कर सकते? मेंटेनेंस फी वापस करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही बात है, वापस करो पैसा। फेंग भीड़ में था और चुपके से सोचा, ये बहस बिल्कुल मीनिंगलेस है क्योंकि इस लेवल की स्नो को साफ करना इंसान के बस की बात नहीं है। तभी किसी ने बीच में आवाज दी और बोला, सब लोग प्लीज लड़ना बंद करो अब, क्योंकि आवाज डीन वाला 6,11,204 फ्लैट का मलिक था और वो धीरे से आगे आया, बिल्कुल शांत नेचर का। सुनो भाई लोग, इतनी ज्यादा स्नो है तो चाहे साफ भी कर दो, कुछ घंटों में फिर से आ जाएगी वापस। और सब लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि डरने में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है सब मिलके जल्दी स्नो साफ करें तो जल्दी बाहर जा सकते हैं। एडमिन भी इंसान है यार, इतनी बड़ी नेचुरल डिजास्टर में वो भी क्या कर सकते हैं? उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लोग उसकी बात मानने की जगह और भी गुस्से में आ गए और बोले, तू कौन होता है ह्यूम सिखाने वाला? और बोल कुछ, तुम सिर्फ उनका साइड ले रहे हो, तू खुद फ्लैट ओनर है क्या? फिर उनकी तरफ क्यों बोल रहा है? और चश्मे वाला बंदा शोल्डर्स श्रग करके बोला, हाँ बिल्कुल मेन ओनर हूँ। फिर भी उसने जवाब दिया, बिल्कुल सही, क्या भूखे मर जाए? गाड़ी चल के सुपरमार्केट जाना तो अब पॉसिबल नहीं है। चाहे कॉलोनी के अंदर की सड़कें साफ हो गई, लेकिन बाहर कौन गारंटी देगा कि वहां भी साफ है? फेंग ने सिर्फ दिल में सोचा, मैं प्रपोज करता हूं कि पैदल चलें। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं नीचे जाके चेयरमैन की मदद कर सकता हूं सड़क साफ करने में। ये सुनके मिंग यान को इस नाम का बंदा थोड़ा याद आया। अचानक एक आदमी जो अभी नया आया था याद आया। उससे पहले रीबर्थ से पहले वो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहता था। उफ, ये मामला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने भौंहे तधीम भी अपीयर हुआ ही था कि उसने जल्दी से हाथ हिलाया और अलविदा बोला, जो लोगों को थोड़ा कंफ्यूज्ड कर गया। बाहर निकलना है तो बार साफ करो, नहीं निकलना तो चुप बैठो। जैसे ही ये शब्द कहते ही पूरा वेटिंग हॉल एकदम शांत हो गया। एक काली बिल्ली जैसी चाल वाला भी आगे आया। बार्फ साफ करने में इतना शोर क्या है? मर जाओ यार, मैं भी नीचे मदद करता हूँ। हाँ, फेंग बेजार होकर बोला, जल्दी सड़क साफ करो, मुझे अपने बड़े भाई के साथ लैक्स का बिजनेस डील डिस्कस करनी है। लोग भी शोर मचाने लगे। अरे, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, मैं भी चलती हूँ। अग्री करने वाले मैसेजेस भी लगातार आने लगे। एक और लड़की ने हाथ उठाया, मैं भी जाऊंगी, चाहे मैं थोड़ी वीक हूँ। लगता था उसके आसपास से एक हेलो निकल रहा हो जिसे पास के लोग अपनी आंखें ढकने लगे। बहुत चौंधिया रहा है, टीना ने शर्माई हुई एक्टिंग करते हुए चेहरे पर लाली लाते हुए कहा, मुझे भी काउंट करो, घर में खाना खत्म होने वाला है, अगली कई दिनों के लिए खरीदना पड़ेगा। हाँ, फेंग देख के राहत महसूस करता है कि सिचुएशन बेटर हो रही है। मैं चाहे 2 दिन से बीमार हूँ, लेकिन भाई ने खुद एग्जाम्पल सेट किया है तो मैं भी नीचे हेल्प करूंगा। 2 आदमी हुई ना के सामने दौड़ के आए और चापलूसी करते हुए बोले, इतने एक लॉग यहाँ है तो हमारी हुई ना को नीचे कैसे जाने दे? आप घर में आराम करिए, वो हाई बेटर है। बाकी मर्द भी उसके आसपास जमा होके फ्लर्ट करने लगे, लेकिन वो फॉल्सली मॉडेस्ट बनी रही। सबकी कंसर्न के लिए थैंक यू। तो सफाई का काम सब पर डिपेंड है। अपोजिट साइड पे लड़कियां उनके इस कुत्ते जैसी चाटने वाली हरकत से खुश नहीं थी। हाँ, फेंग एक एक्सेप्शन था, चाहे वो लड़का था लेकिन उसको उसकी वो एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। इतना नाटक करती है। हुई ना को अपना तारिका पता है। अचानक फोन कांप उठा। कुछ बार हुई ना का मैसेज था। हाँ फेंग, क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या करते हो? मेरे साथ कांटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। हाँ, और जब मुझसे मिलने आओ तो रास्ते में सुपरमार्केट से खाना भी ले आना, ज्यादा ले आना, वेट कर रही हूँ। हाँ, फेंग ने देखा कि उसने एक फोटो भी भेजी है। फोटो में हुई ना ने वार्म जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन नीचे शॉर्ट पैंट्स और बिल्ली के कण लगा के सेडक्टिव पोज बनाया था ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके। हाँ, फेंग को पसंद नहीं आया बल्कि डिस्गस्टिंग लगा। हाँ, इस मौसम में इतने कम कपड़े पहन के मुझे अट्रैक्ट करना चाहती है ताकि मैं उसका एरेंड बॉय बन जाऊं।
काफी इन्वेस्टमेंट है यार। उसने अपना प्लास्टर वाला पैर हिलाया। सोचने लगा कैसे रिप्लाई करूं। हे मिल गया आइडिया। पता नहीं उसने कौन सा मैसेज पढ़ पर वो बहुत गुस्से में अपना फोन जमीन पे पाठक दिया। हाँ फेंग, तुम गधे, बस वेट करो। हाँ फेंग लगातार हॉट लड़कियों के सेडक्टिव डांस वीडियोस देख रहा था। आज बर्फ गिरने के बाद तीसरा दिन था। बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री था। अपोकलिप्स के शुरू में अभी भी हीटिंग सिस्टम चल रहा था और इंटरनेट भी था। लोगों की जिंदगी नॉर्मली चल रही थी। मैं भी बस टाइम पास करने के लिए वीडियोस देख रहा हूँ। वो अपना सर खुजाते हुए बोला। अभी सिर्फ दूसरा दिन है और मुझे बोर हो रहा है। लगता है अपोकलिप्स में सबसे बड़ा चैलेंज लोनलीनेस झेलना सीखना है। फिर उसने अपने प्लास्टर वाले पैर को देखा। अभी भी पैर की हालत ठीक नहीं है। बोन और लिगामेंट इंजरी को ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। हाँ फेंग उदास होकर बोला। क्या करें? वीडियोस देखते रहे। अचानक एक हीलिंग वीडियो ने उसका ध्यान खींचा। साइंस दुनिया के रहस्य एक्सप्लोर करते हुए क्या सचमुच कोई वुंड्स हील कर सकता है? डॉक्टर ने कंफर्म किया कि ये आदमी 15th फ्लोर से कूदने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स वापस हील होने लगे। ये सच है या झूठ? FIR उसने कुछ सोचा और थोड़ी उम्मीद के साथ उसने नीचे देखा। मैं ये कैसे भूल गया? हाँ फेंग के हाथ से ग्रीन एनर्जी निकलने लगी। उसने अपने इंजर्ड पैर पर हाथ रखा उम्मीद से कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रीन एनर्जी धीरे धीरे घटी गई। पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ तो उसने जिद करके एनर्जी दोबारा उसे करी। हिस्ट्री रिपीट हुई। एनर्जी फिर से घटी लेकिन पैर वैसा का वैसा रहा। फेंग हार मान के सोफा पे गिर गया। लगता है मैंने बहुत सोच लिया। सोचा था ग्रीन लाइट से वाउंड हील हो जाएगी। उसको नींद आ गई और उसने झमाई ली। आंखें भरी होने लगी और वो नींद में खो गया। सपने में हाफेंग का चेहरा बहुत एक्साइटेड था और सर पे ट्राइबल टोपी थी। उसने चरण तरफ देखा तो एक पूरा भेदों का झुंड दिखा और खुद एक बहुत बड़े भेद की पीठ पे बैठा हुआ था, हाथ में छाड़ी लिए, पुराने कपड़ों में, बहुत खुश होकर चिल्लाया। चलो भेदों के साथ घूमते हैं। खूबसूरत सपने में पूरी तरह से स्वस्थ बॉडी के साथ हाफेंग खुशी से लीडर भेद पे सवार होके उसके पीछे के भेदों के साथ उड़ने जैसा आगे भगा। वो एक्साइटेड होकर छाड़ी घुमा रहा था ताकि उसका भेद और तेज भागे। पीछे से बाकी भेद भी फुल स्पीड में थे। जब वो एक लाल घास के मैदान से गुजर रहे थे, एक भेद गलती से फिसल गया और हाफेंग को पीछे फेंक दिया। वो बैलेंस नहीं बना पाया और जब जमीन पे गिरा तो एंकल एक तरफ मुड़ गया। हाफेंग दर्द से तड़प उठा, पूरे शरीर में कांपने लगा, दांतों से दांत भिंचाए, सिसकियां भारती हुए। एक छोटा भेद धीरे धीरे पास आया और अपनी पिंक जीभ से उसका दर्द वाला हिस्सा चाटने लगा जैसे दिलासा देना चाहता हो। हाफेंग ने प्यार से उसका सर सहलाया इस क्यूट हरकत के लिए, लेकिन अचानक भेद को लगा कि हाथ ज्यादा जोर से थपथपाया तो वो प्यार से गुस्से में आ गया। उसने अपनी लंबी जीभ से उसकी टांग को कई बार लपेटा। उसने जोर से हाफेंग की टांग को सीधा ऊपर किया और वो चिल्लाया आउच आउच। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी जीभ में जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी थी। एक ग्रीन लाइट की धार हल्की सी चरण तरफ निकल रही थी। ठीक तभी रियलिटी में हाफेंग जाग गया और सपने से बाहर आ गया। वो झटके से उठ के बैठा, चेहरे पे घबराहट थी। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, आंखों में कंफ्यूजन भरा था। ये कैसा पागल सपना था? फिर अचानक उसको कुछ अजीब लगा, चेहरे पे हैरानी और कंफ्यूजन छा गई। हाफेंग ने नीचे अपनी बैंडेज्ड टांग देखी जो हल्की ग्रीन लाइट दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में। कुछ देर बाद उसने डिसाइड किया कि सारी बैंडेज उतर दे और जमीन पे फेंक दे। अगला स्टेप, उसने आराम से धीरे धीरे अपना पैर नीचे फ्लोर पे रखा। एक सुकून सा फील हुआ। हाफेंग मुस्कुराया खुशी और हैरत के साथ। लगता है मेरा पैर ठीक हो गया है। फिर वो धीरे धीरे किचन के कॉर्नर की तरफ गया। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या ग्रीन लाइट सोते वक्त ऑटोमेटिकली हील कर सकती है। पता नहीं हाफेंग क्या सोच रहा था, पर उसने एक नाइफ उठाई। हाथ कांप रहे थे पर उसने खुद से कहा एक बार और ट्राई करते हैं। उसने बहुत केयरफुली नाइफ को अपनी हथेली के पास लाया धीरे धीरे। हाफेंग पूरी तरह आंखें नहीं खोल पा रहा था, बस हल्की सी खोली थी। उसने जानबूझ के उंगली पे हल्का सा कट लगाया ताकि वो सपना सच है या नहीं चेक कर सके। और सच में एक फ्रेश कट लगा और पूरी हथेली से ग्रीन लाइट निकलने लगी जो हील कर रही थी। वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया, होंठ दबा के मुस्कुराया। अच्छा तो ऐसे होता है, समझ गया मैं। भर तो बर्फ गिर रही थी। एक ग्रुप लोग मेहनत कर रहे थे, कुछ लोग बर्फ हटा रहे थे, कुछ बड़े टूटे पेड़ हटाने में लगे थे। चरण तरफ आवाजें गूंज रही थी। एक डू और एक्सयू और उसके दोस्त फाइनली आराम कर सकते थे।
वो एक्टिवली मोटिवेट करने लगा। सब बहुत मेहनत की है अंकल लियो, आपने भी बहुत मेहनत की, इतनी भरी बर्फ में भी तकलीफ ली। वैंग याओ हंस के बोला, मैंने उतनी मेहनत नहीं की, सब जिन भाई के कारण हुआ है। उसके पास ही जिन तैवेन और जिन डब्ल्यू हंस के हाथ हिला रहे थे। अचानक पास में ही किसी ने आइस कोल्ड जमीन पे एक बैग गिरा दिया। पिंक जैकेट पहनी एक लड़की गिर गई। दोनों जिन भाई जल्दी से उसकी मदद करने लगे। तैवेन बैठ के हाथ आगे बढ़ाया, ठीक हो, जमीन पे बर्फ जम गई है, थोड़ा केयरफुल रहो। उसने भी हाथ आगे बढ़ के पकड़ा। हुई नाज़ी यान निकली। मदद मिलने पे वो मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं, थैंक यू। वेन भी आगे बात करता रहा, हम लोग मेन रोड साफ करने जा रहे हैं, कुछ हेल्प चाहिए तो बुला लेना। जी यान ने रिप्लाई किया, आप लोग जाओ, मैं संभाल लूंगी। सीवी यू अभी भी ग्वैंग याओ के पास खड़ा था और उससे बोला, बर्फ हर दिन मोटी होती जा रही है, बाद में शॉपिंग के लिए टाइम का सही उसे करना पड़ेगा। अंकल ने सर हिला के अग्री किया, बिल्कुल सही। सिगरेट मुंह में दबाए ग्वैंग याओ ने आगे कहा, शॉपिंग की बात चली तो मुझे एक चीज याद आई। एक्सयू ने देखा कि अंकल की टोन बदल गई तो क्यूरियस होकर पूछा, क्या हुआ अंकल लियो? अंकल ने हाथ हिला के हंस के कहा, कुछ खास नहीं। फिर उन्होंने आगे बताया, सुना है कुछ दिन पहले कॉलोनी में एक घर रोज ऐसे काम कर रहा था जैसे शिफ्टिंग हो, छोटा ट्रक लेके बहुत सारा सामान घर में ले जा रहे थे। एक्सयू ने हल्का सर झुका के मुस्कुराते हुए कहा, ये तो नॉर्मल बात है, शायद नए लोग आए हो या घर रिनोवेट हो रहा हो। ग्वैंग याओ ने तब आवाज धीमी करके कहा, लेकिन मैंने गैस सिलेंडर्स और हीटर्स भी देखे, ये नॉर्मल शिफ्टिंग नहीं लगती। उन्होंने हल्का सर झुका के अपना गैस बताया, लगता है जैसे सर्दी के लिए प्रेपरेशंस कर रहे हो। तैवेन और डब्ल्यू टैब दोनों के पास आए। भाई अंकल लियो, मेन रोड क्लियर हो गई है, अब निकल सकते हैं। ग्वैंग याओ हल्के से मुस्कुरा के दोनों की तारीफ की, वाह, तुम दोनों ने सच में मेहनत की है। अचानक तैवेन और डब्ल्यू के पीछे से एक दाढ़ी वाला आदमी आया जिसके बाल एक तरफ से आंखों पे गिर रहे थे। अभी आप लोग क्या कह रहे थे विंटर प्रेपरेशंस के बारे में? इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो अभी बोला ही था कि किसी ने उसकी गर्दन पे सीधा एक मोटा बर्फ का गोला मारा, उसकी आंखें फट गई, मुंह से सिगरेट गिर गई। लियो यान थी, एक स्टाइलिश लड़की टाइट आउटफिट और शॉर्ट हेयर के साथ। उसने सीधे उस आदमी को दांता, डब्ल्यू क्वान यू, और आलस मत करो, जल्दी काम करो। क्वान यू के सर पे बड़ा लंप बन गया था। वो गुस्से में लियो यान की तरफ उंगली उठा के चिल्लाया, मैं आलसी? सारा काम तो मैंने अकेले किया है, तुम तो बस खादी देख रही थी। लियो यान ने सीधा उसकी उंगली पकड़ के दांता, बात करो तो उंगली मत उठाओ। एक्सयू पास खड़ा था और प्यार से बोला, दोनों झगड़ा बंद करो, मेन रोड क्लियर हो गई है। जी यान ने भी हाथ हिला के अनाउंस किया, सब रुक सकते हैं, अब थोड़ा प्रिपेयर करके सब साथ सुपरमार्केट चलते हैं शॉपिंग के लिए। सब एक्साइटेड होकर साथ में बोले, हाँ। डब्ल्यू ने केयरफुली फोन चेक करके अपने भाई को बताया, घर के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। तैवेन ने आगे कहा, मैं माँ को मैसेज भेजता हूँ कि घर में क्या चाहिए। ग्वैंग याओ ने फिर से एक्सयू से बात चालू की, बेटा ये सब और ये डिजास्टर में कोई कनेक्शन है क्या? तो रिलैक्स था लेकिन अंकल का ये सवाल सुन के थोड़ा टेंस हो गया, होंठ भींचाए। लेकिन अगली ही पाल उसने एक्सप्रेशन बदल लिया और ग्वैंग याओ को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, सच बताओ तो मैंने इस बार ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ताज़ा होकर आगे बोला, ये तो बस छोटी सी बर्फ है, जल्दी रुक जाएगी, जल्दी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए फिलहाल मुझे दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। एक्सयू ने हल्के से उंगली से चश्मा ऊपर किया, उसकी ये छोटी डिटेल्स जैसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन बाहर से वो बेगुनाह बन के एक कदम पीछे हट के बोला, चाहे बर्फ रुके या ना रुके, अगर किसी के पास कॉलोनी में इतना सामान है तो हमारे लिए अच्छी बात है ना? ग्वैंग याओ सुन के हंस पड़े, थोड़ा शर्माकर सर खुजाते हुए बोले, तुम सही कह रहे हो, सच में आजकल के यंगस्टर्स स्मार्ट है। मौसम अब हर पाल मुश्किल होता जा रहा था, बर्फ और घनी हो रही थी, आसमां ग्रे और व्हाइट पैचेस से भरा था। एक्सयू ने अम्ब्रेला पकड़ के जानबूझ के जोर से चिल्ला के सबको अनाउंस किया, सब लोग प्लीज लाइन में बाहर निकलें, धक्का मुक्की मत करें, बर्फ बढ़ती जा रही है, 3 घंटे में वापस आने की कोशिश करें। सब लोग उसकी बात सुन के अलग अलग होके निकल गए। बाकी अंधेरी अपार्टमेंट्स के अपोजिट एक अपार्टमेंट में गर्म येलो लाइट जल रही थी। अंदर से खराटे की आवाज आ रही थी। हाँ फेंग लिविंग रूम के सोफा पे लांबा लेटा हुआ था, आंखें सेफ्ट हो रखी थी,
मुंह से लार बह रही थी, पक्का गहरी नींद में था। बाहर दरवाजे पे कोई जोर से थैप थैप कर रहा था और चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो यार, तुम अपने भाई के साथ धोखा कर रहे हो। वो गुस्से में बोला अपनी नींद खराब होने पे। कुछ देर बाद उसने अपने नाइटवेयर को थोड़ा ठीक किया, एक मफलर पहना और दरवाजा खोला। भाई ली, सॉरी, मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। और जेडाई एक हाथ जीब में डाले, मुंह में आधी सिगरेट फूंकते हुए और कंधे पे एक बड़ी सी बंदूक लटकाए खड़ा था। उसने हाफोंग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, लाओ भाई, जो चीज चाहिए थी वो ले आया हूँ, सेमी ऑटोमेटिक। ये लो। उसने तुरंत हाफोंग को वो दे दिया। वैसे लिउ जी ने कहा कि तुम्हें शुक्रिया बोलूं क्योंकि तुमने पहले हाई ऑर्डर दे दिया था। हाफोंग ने खुशी से मुस्कुराते हुए वो ले लिया और बोला, लिउ जी बहुत फॉर्मल हो गए। अचानक से जेडाई ने लंबी सांस ली, उसका जो खुश चेहरा था वो एकदम उदास हो गया। ये देखकर हाफोंग ने पूछा, भाई क्या हुआ? उसने एक हाथ जीब में रखा, दूसरे हाथ से सिगरेट पकड़ी और सर झुकते हुए हाफोंग को बताया, सुपरमार्केट में जो हुआ क्या तुम्हें पता है? हम लोग आज सारी बर्फ साफ करके शॉपिंग करने गए थे। पता चला कि एक ही रात में पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया था। हाफोंग, जो पिछले कुछ दिनों से घर के अंदर ही था, चेहरे पे हैरानी के साथ बोला, एक रात में पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया। उसने थोड़ा सर झुकाया ताकि अपनी शंकालू और टेंस आंखों को छुपा सके। सच में ये हो ही गया। जेडाई सिर्फ इतना ही कहने आया था, फिर अलविदा करने लगा। अच्छाई से उसने हाफोंग को रूटीन बातें बताई, चलो मैं चलता हूँ, लाओ भाई, गर्म कपड़े पहन लेना। हाफोंग ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, आ भाई, पक्का। दरवाजा बंद करने के बाद हाफोंग ने अपना असली चेहरा दिखाया, शक से भरा हुआ और ज्यादा सीरियस। सोचता रहा लेकिन जेडाई ने जो बताया था उसका जवाब नहीं मिल पाया। एक रात में चुपचाप पूरा सुपरमार्केट खाली कैसे? हाफोंग के दिमाग में अजीबोगरीब और रहस्यमयी तस्वीरें उभारने लगी। पहले एक कॉमिक नॉवल में देखा था कि कुछ पावर्स है जो सारी चीजों को किसी स्पेस में एब्जॉर्ब कर सकती है, शायद वैसा ही कुछ। ये सोचकर वो और भी कंफ्यूज्ड हो गया। क्या सच में स्पेस टाइप की एबिलिटी एग्जिस्ट करती है? हाफोंग की मुट्ठी अपने आप धीरे धीरे सख्त होती गई। ये सब बहुत बेचैनी दे रहा था। सोचते सोचते वो सोफा पे बैठ गया और एक किताब उठा के घोर से पढ़ने लगा। अपनी एबिलिटी को अच्छे से रिसर्च करना होगा। अगर सच में कोई और एबिलिटी वाला शख्स आ गया तो कम से कम मैं उसका सामना कर सकूं। घंटों पढ़ने के बाद हाफोंग ने लिस्ट बनाई। अभी तक जो पता चला था वो ये कि उसकी एबिलिटी अलग अलग फूड आइटम्स पे काम करती है और सर्वाइवल के लिए जरूरी इफेक्ट दे सकती है। टेबल पे उस वक्त सोयाबीन्स से भरी एक बॉल राखी थी। हाफोंग ने एक दाने को उठाया। उसने उसको बहुत देर तक गौर के देखा और सोचा, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। सोयाबीन पे एवरेज 10 बार ट्राई करने पे एक बार सक्सेस मिलती है और मीट पे तो 10 बार में भी मुश्किल से सक्सेस मिलती है। ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे और कोई जवाब नहीं मिला, जिसे वो और चिड़चिड़ा होता गया। गुस्से में उसने बेखुदी में हाथ में पकड़े सोयाबीन पे स्पिरिचुअल एनर्जी निकाली। उस पे घूरते हुए खुद से पूछा, आखिर ये कैसे होता है? 3 सेकंड भी नहीं हुए कि हाफोंग के हाथ में पकड़ा सोयाबीन एक ग्रीन स्मोक के साथ फट गया। वो छोटा सा दाना अब उसकी हथेली में एक मुट्ठी भर मिट्टी बन चुका था। हाफोंग ने चीख के कहा, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है यार। अचानक से उसका इरादा मजबूत हो गया। हाफोंग ने वो मिट्टी की मुट्ठी को जोर से दबाया और वो धीरे धीरे गिरती गई। उसके दिल में आग थी, आज इसका सही तरीका जरूर ढूंढूंगा। उस वक्त घड़ी 10:45 दिखा रही थी। आखिरकार एक रात की मेहनत के बाद हाफोंग को अच्छे रिजल्ट मिले। वो छोटा सा सोयाबीन अब एक पूरी शाख बन चुका था जिसमें दाने भी थे। वो छोटा सा दाना अब एक पूरी सोयाबीन की शाख बन चुका था जिसमें दाने भरे हुए। उसने उसको देखते हुए लंबी सांस ली। फाइनली थोड़ा तो उसे करने का तरीका समझ आ गया। हाफोंग ने बैठ के थोड़ी इन्फो समराइज की। पता चला कि जब ग्रीन लाइट यूज होती है उसकी एनर्जी फिक्स्ड नहीं होती। हर फूड आइटम के लिए अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो फेल हो जाता है। हाफोंग को अचानक याद आया, रुको, ये पैटर्न तो बहुत फेमिलियर है। तुरंत ही उसने सोच लिया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10 साल पहले फेमस ऑनलाइन डांस रिदम गेम था। अगर एनर्जी वैल्यू को अप डाउन लेफ्ट राइट बटन्स के साथ कंपेयर करें तो हर एनर्जी सीक्वेंस को बिल्कुल सही डालना पड़ता है। फाइनली उसने वो लिमिट पॉइंट समझ लिया। इस बार हाफोंग ने पहले से काफी इम्प्रूवमेंट कर ली थी।
जब उसने देखा कि सोयाबीन की शाख पहले से ज्यादा बड़ी और ताजा हो गई है तो वो खुशी से जोर से हंसने लगा। मोमेंटम को यूटिलाइज करते हुए वो सीधा किचन में घुस गया। अब डिफरेंट मीट्स पे एक्सपेरिमेंट करना है। मीट और वेजिटेबल्स अलग होते हैं। फेल होने के बाद वो एक काले कलर का भयानक सा लिक्विड बैन जाते हैं। हाफोंग ने चिकन लेग्स का ढेर लगा लिया एक जगह। उसने एक उठाया और चिंता भरी नजर से देखा। प्रिंसिपल शायद वही होगा। उसने ऐसा सोचते हुए तुरंत काम शुरू कर दिया। पहले मीट के लिए जरूरी पूरी एनर्जी कंफर्म करनी होगी। टाइम वेजिटेबल्स से ज्यादा लैग सकता है शायद। पहली कोशिश फेल हो गई। काला भयानक लिक्विड सीधा हाफोंग के चेहरे पे छपता गया। उसने हार नहीं मानी और दूसरी ट्राई की। खुद को मोटिवेट करते हुए बोला, हाँ कंटिन्यू करो। एक और बार फेल हुआ। हाफोंग ने उसको भी इग्नोर किया और कंटिन्यू। लेकिन तीसरी बार भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। तब वो पागल हो गया। कमाल है यार। थोड़ी देर बाद बर्दाश्त नहीं हो पाया तो वो गाली दीन लगा। डैम इट, डिफिकल्टी लेवल कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे न्यू एपिसोड में। तब तक खुश रहें। बाय बाय।